न्यूज की ताकत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात करें उत्तर प्रदेश के मेरठ की, जहां पर MIM पार्टी के नेता असदुद्दीन ओवैसी शोषित वंचित समाज का सम्मेलन किया गया। हम आपको बता दें, यहां पर आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोग सुनने के लिए आए। हम आपको बताते चले कि जिस तरीके से दलित, पिछड़े और मुस्लिमों पर आए दिन अत्याचार किए जा रहे हैं, उसी की आवाज़ को उठाते हुए असदुद्दीन ओवैसी मेरठ पहुंचे, जिन्हें सुनने के लिए लाखों हजारों की भीड़ जुटी और देखने के लिए क्या क्या यहाँ रहा, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा। जिस तरीके से देश में एक ध्रुवीकरण की नीति चल रही है, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी जोड़कर देखी जा रही हैं। हम आपको बताते चलें, शोषित वंचित समाज का सम्मेलन इसलिए किया गया कि सब लोगों को एक किया जाए, उनसे बात रखी जाए। जहां सवाल आता है मुस्लिमों का, तो वहीं हम आपको बता दें कि इतने 75 साल देश की आज़ादी को हो चुके हैं और उन्हीं को देखते हुए हर बार मुस्लिमों के साथ में ही अत्याचार होता है। कहीं ना कहीं इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, लोगों को सुनना चाहिए। जो हक और सच की बात करता है, ऐसा नेता केवल MIM पार्टी का असदुद्दीन ओवैसी है, जो खुली बात करता है, चाहे वो संसद हो, चाहे वो ज़मीनी हकीकत हो। लेकिन लोग अभी कुछ कहते हैं कि बीजेपी की बी पार्टी है, लेकिन बीजेपी की बी पार्टी नहीं है। ये सब लोगों को देखना चाहिए और सुनना चाहिए। देश को आगे बढ़ाने की नीतियां हैं। जिस तरीके से हैदराबाद का विकास किया, उसी तरीके से उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी MIM अपनी पहचान बनाने जा रही है, जहां 100 से ऊपर सीटों पे लड़ने का दावा भी कर रही है। अब देखना होगा कि कितनी सीटों पर ये MIM पार्टी लड़ेगी। सुनिए असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों को क्या कहा। हमने मलियाना का वो 70 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम देखा। आपने मेरठ में, हाशिमपुरा में 40 से ज्यादा मुसलमानों को यूपी की PAC पुलिस ने ले जाकर नदी के किनारे में उनको गोली मारकर उनको हलाक कर दिया, शहीद कर दिया। हमने फसादों को देखा, मगर मैं आज आपसे हाथ जोड़कर अपील करने आया हूं कि उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को अपनी एक सियासी अलहदा ताकत बनाने की जरूरत है। आपको अपनी लीडरशिप को बनाना है। आपको, अगर आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आपको आपका हिस्सा मिले, बनाया जिस तरह उत्तर प्रदेश के यादवों ने मुलायम सिंह यादव को अपना नेता बनाया, जिस तरह यहां पर हर समाज के लोगों ने जाटों के लिए चौधरी चरण सिंह से लेकर अजित सिंह से लेकर आज उनके बेटे ये कहते हैं कि जाट हमारे साथ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यहां पर कुर्मियों ने कई नेताओं को अपने पैदा किया। कितनी ऐसी बिरादरियां हैं भी होगी कि मलियाना का फसाद कब हुआ था। मलियाना का फसाद मई 34 साल हो गए। 70 मुसलमानों को गोली मारकर शहीद कर दिया गया था। अब तक मुकदमा खत्म नहीं हुआ है। 800 तारीख कोर्ट ने दी और हर तारीख 800 तारीख हो गई। माने क्रिमिनल लॉ की एक तारीख बन गई कि 70 मुसलमानों को 34 साल पहले गोली मारकर शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। 34 साल में कांग्रेस की सरकार, 34 साल में BSP की सरकार, 34 साल में समाजवादी की, BJP की सरकार, मगर किसी ने भी उन मलियाना में मरने वालों से इंसाफ नहीं किया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो, आज उत्तर प्रदेश में मुसलमान
अगर सबसे कम ग्रेजुएट हैं तो मुसलमान हैं, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट हैं तो मुसलमान हैं, मगर वो चले गए बीएसपी में। आपने जिताया उनको, एमपी बने, इलेक्शन हार गए तो किसी और दूसरी पार्टी के चौखट पर चले गए। मैं आपको ये बताने आया हूं कि आप अपने वोट से अपने नेता को बना सकते हैं। ये काम आपको करना और इंशाअल्लाह हम करेंगे। आपका साथ, आपका ताउन रहेगा तो यकीनन ये काम होगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हर आदमी आता है हर पार्टी का। अभी मुझे बताया गया कि आज के जलसेआम में आने से पहले समाजवादी के और बीएसपी के नेता आवाम को रोकना चाहते हैं, पुलिस के जरिए से चेकिंग करा रहे हैं। अरे आप क्यों चेकिंग करा रहे हैं? क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं पुलिस को? समाजवादी बीएसपी के नेताओं, बताओ क्या तुम मुसलमानों के नेता हो या तुम समाजवादी बीएसपी के नेता हो? वोट का जब मामला आएगा तो आकर कहेंगे कि हमको वोट दे दो। वोट का जब मामला आएगा हमको वोट दे दो, मगर जब बात आएगी शरीयत की तो गूंगे बन जाते हैं। जब बात आएगी मुसलमानों से इंसाफ की तो अंधे बन जाते हैं। जब बात आएगी CAA NRC की तो बहरे हो जाते हैं। अरे सब चीज पर हम बोलते हैं और जब इलेक्शन का मामला आता तो बोलते नहीं। ओवैसी भाषण तो अच्छा देता मगर बीजेपी को हराना, कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री ना बने। मगर ये कैसे होगा? क्या आपको यकीन नहीं है कि मजलिस बीजेपी को हरा नहीं सकती? यकीनन मजलिस बीजेपी को हरा सकती और हराएगी इंशाअल्लाह। मगर ये समाजवादी और बीएसपी के लोग आकर कहेंगे नहीं नहीं, ये जो लंबा आदमी है, शेरवानी टोपी पहना, इसकी बात का यकीन मत करो, इसकी बात का यकीन मत करो। फिर किसकी बात का यकीन करेंगे? वो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ, इंसाफ नहीं कर पाए। वो समाजवादी पार्टी जो सरकार में थी, स्लाटर हाउसेस के लाइसेंस दे सकती थी, लाइसेंस नहीं दिया। वो समाजवादी पार्टी जो मुसलमानों से रिजर्वेशन का वादा किया, नहीं किया। आप किसकी बात का भरोसा करेंगे? हाँ, मुसलमान जीत सकता जरूर है, मगर आपका नेता नहीं बन सकता, आपका लीडर नहीं बन सकता। आपको अपना लीडर बनाना है। आपने सुना अभी कि हमारे भाई अतीक साहब गुजरात अहमदाबाद की जेल से अपना दर्द भरा पैगाम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारी बहन अपने शौहर का दर्द भरा पैगाम आपको पढ़कर सुना रही है। क्या किया इन्होंने? अतीक साहब ने क्या क्या नहीं किया इनके लिए? बदनामगी मोल ली इनके लिए, सत्ता दिलाई इनको और उनको जेल में डाल दिया गया। आजम खान जेल में है। क्या मुकदमा आजम खान पर किस लिए जेल में डाला गया? को फायदा पहुंच जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे से भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे से सबको फायदा पहुंच जाएगा। इतने हजार करोड़ की मंजूरी दी। नरेंद्र मोदी जी मीरठ शहर में ट्रैफिक का प्रॉब्लम हल नहीं कर सके, वो गंगा एक्सप्रेसवे बनाएंगे, गंगा एक्सप्रेसवे बनाएंगे। कितना लंबा लंबा छोड़ते हैं। बिजली बम्बा बाईपास मीरठ का मोदी जी कब से बन रहा है? अखिलेश के जमाने से चल रहा है। वो मुकम्मल है, वो मोदी जी बोले गंगा एक्सप्रेसवे बना दूंगा। आज आप देखते हैं कि वजीर आजम बीजेपी के दौर में आज महंगाई आसमान को छू रही है। 14% इन्फ्लेशन रेट है। जीएसटी, साबुन से यूनियन पर जीएसटी, साबुन पर जीएसटी आपने सब लगा दिया। क्या बचा बताइए? अब खाली सांस लेने पे जीएसटी लगना बाकी है। भारत के प्रधानमंत्री के पास इसका जवाब नहीं है। और फिर आजादी के बाद इतना फर्क आया है।
आमदनी के इनकम इनइक्वालिटी में अच्छे दिन की बात करने वाले कहां गए? बुरे दिन ही आ गए पूरे। नरेंद्र मोदी के पास इसका कोई जवाब नहीं है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर ये हाँ फेंकू है मानो मुझे, बोलने की जरूरत नहीं है। अब आप एक नया कानून ला रहे वजीर आजम कि बच्चियों की शादी 18 साल में नहीं 21 साल में होगी। बच्चियों की शादी 18 साल में नहीं 21 साल में होगी। अब आप बताइए 18 साल के कितने लोग हैं यहां पर? हाथ उठाओ। यानी अब आप वोट डालेंगे ना? आप अपने पसंद के विधायक को वोट डालेंगे ना? और कानून आपको इजाजत देता है बिजनेस आप शुरू कर सकते, आप कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर सकते। अब कानून ये भी कहता है कि अगर तुम्हारा दिल चाहा तो तुम किसी एक लड़की के साथ जिंदगी भी गुजार सकते। गुनाह नहीं है कानून में, गुनाह नहीं है। और कानून ये भी कहता है कि अगर तुम उससे ताल्लुकात पैदा करना चाहते हो, जिसका अंग्रेजी का वर्ड कह रहा हूं सेक्सुअल रिलेशनशिप, वो भी कर सकते। ये सब कर सकते, मगर मोदी जी बोले शादी नहीं कर सकते। हाय मोदी जी, आपको शादी से इतनी नफरत क्यों है? शादी जैसे इंस्टीट्यूशन से आपको इतनी घबराहट क्यों है? 18 साल में वोट डाल सकते। 18 साल सुनिए, 18 साल में कोई ये तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा उसको मालूम, किसको मीरठ में वोट डालना उसको मालूम, किसको नहीं डालना उसको मालूम, किसको हराना उसको मालूम, कौन दल्ला है उसको मालूम, कौन जमीर फरोश है उसको मालूम, कौन मिल्लत का कौम का दुश्मन है उसको मालूम। मगर लड़की को भी मालूम, लड़के को भी मालूम, दोनों को मालूम। मगर मोदी जी बोले शादी 21 में ही करना। अब आप बताइए क्या कर रहे हैं? अच्छा, एक और कानून बनाने जा रहे हैं 18 से 21 साल का, मगर डेटा प्रोटेक्शन यानी आपका जो सेल फोन है इसमें जो डेटा होता है, कानून मोदी जी ये बनाने जा रहे हैं कि अगर आप 18 साल के हैं तो अपना डेटा आप एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी वो 18 साल में अपना डेटा एक्सचेंज करेगा, मगर अपने पसंद से लड़की शादी नहीं करेगी। मोदी जी शादी करने का इख्तियार नहीं है क्या? डेटा दे सकते, एक्सचेंज करेंगे, मगर शादी नहीं कर सकते। तो बोलेंगे बीजेपी वाले आज के भाषण के बाद ओवैसी और मुसलमान महिलाओं के हित में नहीं बात करते। बोलेंगे ये आए मुसलमान और ओवैसी महिलाओं के हित में बात नहीं करते।